नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एबीसी एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। केमिस्ट्री के बारे में जब हम बात करते हैं तो माइंड में ये चीज़ आती है कि केमिस्ट्री तो हमको समझ में आती है या नहीं आती है। आपको इसी चीज़ को सोल्व करने के लिए मैं आपके सामने निरंतर केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा, जिससे आपको केमिस्ट्री का डर बिल्कुल ना रहे और उसके जो क्वेश्चंस का पैटर्न रहता है वो आपको इजीली आइडिया लग जाए। इसी सीक्वेंस में आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे जेट हो गया, आईसीआर हो गया आदि में किसी न किसी रूप में पूछे गए हैं और पूछे जाते ही जाते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो देखिएगा, हम उस क्वेश्चन सीरीज को वापस स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, उस क्वेश्चन को आप देखिएगा। उसमें लिखा हुआ है, कौन सा विन्यास नाइट्रोजन के लिए सत्य है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का मित्रों परमाणु क्रमांक होता है 7। 7 का मतलब हुआ, जब आप इसका विन्यास देखते हो तो वो इस तरह से होगा 1s2 2s2 और पी के आप जानते हो 3 भाग होते हैं। एक भाग में आते हैं 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल मिला के कितने भाग आते हैं इसके अंदर। पी में कितने टोटल भाग होते हैं? 7। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक की जब आप बात करते हो तो परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो टोटल मिला के इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मित्रों? 7। उन 7 इलेक्ट्रॉन को जब भरते हैं तो देखिएगा, सबसे पहले आप 1s2 को पूरा भरेंगे, फिर आप 2s2 को पूरा भरेंगे, ये हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। अब हम आगे के 3 इलेक्ट्रॉन जब भरते हैं तो इसमें अलग अलग भरे जाएंगे। ये हमने भर दिया 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखिएगा, इसमें आपको पूछा गया है कौन सा विन्यास नाइट्रोजन के लिए सत्य है। सत्य की जब हम बात करते हैं तो देखिए, ये तो हो गया 1s2, इसको हम बोलते हैं 2s2। अब देखिए, ये जो 2p है, इसके 2p के तीनों भाग के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और इन तीनों भागों को कहा जाता है px, pz, py। और आप देखेंगे हर भाग के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब px में भी एक इलेक्ट्रॉन, pz में भी एक इलेक्ट्रॉन, py में भी एक इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है? तो आप देखेंगे इस ऑप्शन को, देखिएगा 1s2 मिला, 2s2 मिला और बाद में क्या लिखा हुआ है? 2px1, 2py1, 2pz1। इस कारण से मित्रों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। क्लियर हुआ मित्रों? क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, उसमें टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1s2, 2s2 और 2p3 कहा जाता है। ये आपके सामने विकल्प था इस क्वेश्चन का, तो आंसर ये होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आयनन विभव के बारे में। आयनन विभव के बारे में पूछा गया है, निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो प्रथम आयनन विभव होगा वो अधिक होगा। इन चारों विकल्पों में से सबसे अधिक ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कहां पर लगेगी, उसके विकल्प देखते हैं मित्रों। सबसे पहले देखिएगा 1s2, 2s2, 2p6। दूसरा देखिएगा, लास्ट में लिखा हुआ है 2p1। तीसरा देखिएगा 2p3 और चौथा देखिएगा 2p2। तो अभी मैंने आपको बताया p के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। अब देखिएगा, p के अंदर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब है उसका स्थायित्व पूरा है, उसका अष्टक पूर्ण है। तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इस कारण से अगर ऐसा कोई भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए, अगर कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ है तो वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण से इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, क्योंकि अष्टक पूर्ण रूप से कंप्लीट है और उसका स्थायित्व पूरा है। तो वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है परमाणु क्रमांक के ऊपर। परमाणु क्रमांक आपको पता है, परमाणु क्रमांक को व्यक्त करते हैं हम Z से, और आपको पूछा गया कि Z बराबर 29 है तो उसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। Z बराबर 29 वाला तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तत्व को कहा जाता है कॉपर। क्या कहा जाता है? कॉपर। Z बराबर 29 वाला तत्व आता है संक्रमण तत्वों के अंदर, जिसमें इलेक्ट्रॉन N में प्रवेश नहीं करता है, N-1 में प्रवेश करता है। कॉपर के जस्ट आगे आता है जिंक। कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29, जिंक का परमाणु क्रमांक होता है 30। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कॉपर का पूछा गया है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट का होता है ये
3d10 4s1, ये कॉपर का लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ऐसा एक ही विकल्प उपलब्ध है मित्रों, वो रहा 3d10 4s1। इस कारण से इस पूरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट विकल्प 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। इनको जब आप काउंट करोगे तो वो नंबर कितना होगा? 29, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना होता है कॉपर का? 29। आगे देखिएगा, परमाणु में आपने जब आविर्भाव प्रिंसिपल पढ़ा हो तो आविर्भाव प्रिंसिपल के अंदर 3 नियम आते हैं, N+L का नियम, पाउली का सिद्धांत और एक हुंड का सिद्धांत। वहीं से एक क्वेश्चन उठाया हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, नाइट्रोजन परमाणु में तीनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये 1 2 3, नाइट्रोजन परमाणु में तीनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो संभावना है या जो ये रूल है वो इन चारों में से किस विकल्प के द्वारा सही होगा? देख ऑप्शन दे रखे हैं, आबोव सिद्धांत, अनिश्चितता सिद्धांत, पाउली का नियम और हुंड का नियम। तो आपको पता है हुंड ने ये कहा था, समान ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों में जब इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है तो पहले उन सबको अयुग्मित कर दीजिए। अयुग्मित करने का मतलब है सबको आधा आधा भर दीजिए। जब सारे कक्षक अयुग्मित हो जाएं उसके बाद में उनका युग्मन कर दीजिए। तो देखिए नाइट्रोजन परमाणु में 3 इलेक्ट्रॉन है पी के अंदर, ये तीनों क्या है, कहाँ गए हैं? समान ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों में। तो पहले क्या करना था? इन तीनों को क्या करना था? अलग अलग भरना था, अयुग्मित करना था। तो ये नियम किसका था? ये नियम था हुंड का। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? हुंड के नियम के द्वारा नाइट्रोजन के तीनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को समझाया जा सकता है। आगे चलते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन पे आप जानते हैं परमाणु के 3 भाग होते हैं। प्रोटॉन, 3 मूलभूत कण होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटोनों पे जो आवेश होता है वो आप जानते हैं प्लस, धन आवेश। इलेक्ट्रॉनों पे जो आवेश होता है वो आवेश होता है ऋण आवेश, और न्यूट्रॉनों पे कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जिस वैज्ञानिक ने करी थी उसका नाम तो आप जानते हैं, जे थॉमसन। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन पे जो ये आवेश आता है माइनस का, उसकी खोज किस वैज्ञानिक ने करी थी? तो मित्रों उसका अलग आंसर होगा, उस क्वेश्चन का आंसर होगा मूलिकन। ये मूलिकन है। मूलिकन का आंसर, मूलिकन साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉनों के आवेश को खोजा था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? मूलिकन। नेक्स्ट देखिएगा, फिर वही क्वेश्चन आता है आबोव सिद्धांत। मित्रों परमाणु के अंदर आबोव सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये क्वेश्चन भी उसी से संबंध रखता है। आबोव जो वर्ड है, अगर आपने कभी सुना हो, ये जो वर्ड है आबोव वाला, ये जर्मन भाषा का अलग शब्द है, जर्मन भाषा का। इसका मतलब होता है निर्माण करना, टू बिल्ड अप या टू कंस्ट्रक्ट। तो हम उसी की बात कर रहे हैं कि किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी समान नहीं हो सकता है। यह किस वैज्ञानिक ने कहा? विकल्प दे रखे हैं आपको। 21 नियम के हिसाब से था, N+L नियम, आबोव प्रिंसिपल, हुंड का नियम या पाउली का नियम। तो अभी हमने हुंड का नियम तो अभी देखा था जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में कि समान ऊर्जा स्तर वाले कक्षकों में जब हम बात करते हैं तो उसमें तो नियम लागू होता है हुंड का। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी समान नहीं होगा। यह किस वैज्ञानिक ने कहा? तो इसका आंसर होगा एग्जैक्ट पाउली का नियम, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। तो 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान कभी भी समान नहीं हो सकता है, यह कहा गया पाउली के द्वारा। इसका मतलब हुआ कि अधिकतम से अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों की 3 क्वांटम संख्याओं का मान समान हो जाएगा, पर चौथी जो चक्रण क्वांटम संख्या है वो हमेशा एक कक्षक के दोनों इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग होगी। इस कारण से इस नियम को किसने दिया था? पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है समस्थानिक। समस्थानिक आप लोग जानते हैं, समस्थानिक का मतलब होता है ऐसे तत्व जिसका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार अलग अलग हो। वो देखिएगा क्वेश्चन ये है, अगर मैं आपको ऐसे बोलता हूं 6C12, 6C13 और 6C14, यह किसका उदाहरण है?
अगर आपको ऐसा पूछे तो आपको मैंने बताया था पिछली कक्षाओं के अंदर भी कभी बात हुई होगी, तो ये बोला गया था कि नीचे वाला जो मान है जिसको परमाणु क्रमांक कहते हैं, ये चीज अगर ये मान समान हो और साथ ही साथ ये भी बताया गया था ऊपर का मान अलग अलग हो, इन तीनों को आपस में कहा जाता है समस्थानिक। इसका मतलब ये हुआ समस्थानिक हम उसको बोलेंगे जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो लेकिन परमाणु भार क्या हो, अलग अलग हो। परमाणु भार को हम बोलते हैं ए, परमाणु क्रमांक को बोलते हैं जेड। तो जिसका जेड समान वो और जिसका ए अलग अलग, उसको हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक। तो अब आपके सामने जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसको देखिएगा। समस्थानिक के अंदर क्या समान होता है, द्रव्यमान संख्या या भौतिक गुण या रासायनिक गुण या न्यूट्रॉन समान। तो हमने अभी देखा समस्थानिक हम बोलेंगे ही उसको जिसमें परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार क्या हो, अलग अलग हो। और आप जानते हैं परमाणु भार को ही द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। तो आपको पता है इसमें 12, 13, 14 मतलब द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार क्या है, अलग अलग है। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर होगा समस्थानिक हमेशा द्रव्यमान संख्या अलग अलग रखते हैं। हल्का सा चेंज किया क्वेश्चन को, आपको समझ में आया किस तरह से आपको आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकर्ण संबंध। जब आप आवर्त सारणी की बात करेंगे, आवर्त सारणी में हमने बताया था आपको, आवर्त सारणी में जो तत्वों को जमाया जाता है वो उनके निश्चित गुणों के आधार पर जमाया जाता है कि जिस तत्व के गुण एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे वो सब साथ में रखते हैं जिससे उनका सिस्टमेटिक अध्ययन व्यवस्थित हो पाए। अब देखिएगा, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन, ये तीन तत्व हैं जो सेकंड आवर्त के तत्व हैं। उसके जस्ट नीचे आपको पता होगा यहाँ पे आता है सोडियम, यहाँ पे आता है मैग्नीशियम, यहाँ पे आता है एल्यूमिनियम, यहाँ होता है सिलिकॉन, यहाँ होता है कार्बन। होता क्या है, सामान्य रूप से इस लिथियम के जो सारे गुण हैं वो किससे मिलते जुलते होने चाहिए थे, सोडियम से, बेरिलियम के मैग्नीशियम से, बोरोन के एल्यूमिनियम से, कार्बन के सिलिकॉन से, तभी हमने इनको साथ में रखा। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि लिथियम अपने कुछ गुणों में समानता किसके साथ दिखाता है, मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम अपने कुछ गुणों में समानता दर्शाता है एल्यूमिनियम के साथ, और बोरोन अपने कुछ गुणों में समानता दिखाता है सिलिकॉन के साथ। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, देखिएगा ये इस तरह से तिरछी रेखा से, इस तरह से। इस संबंध को कहा जाता है विकर्ण संबंध। तो आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि विकर्ण संबंध किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। तो मित्रों मैं अभी बोला आपको सेकंड आवर्त के तत्वों द्वारा। और तत्व कौन कौन से हैं, लिथियम, बेरिलियम और बोरोन। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर होगा द्वितीय आवर्त के तत्व। तो ये रहा आपका सामने आंसर। और अगर कभी पूछ लें ये किसके साथ में दर्शाते हैं, तो लिथियम दर्शाता है मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम दर्शाता है एल्यूमिनियम के साथ और बोरोन दर्शाता है सिलिकॉन के साथ। इस संबंध को कहा जाता है विकर्ण संबंध। चलिए आगे चलते हैं। कक्षक, आपको बताया गया था कक्षकों के ऊपर क्वेश्चन बनता है। आपको क्वांटम संख्याओं के बारे में आइडिया है, ये क्वेश्चन वहीं से बना हुआ है। इसमें लिखा हुआ है 2p कक्षक। एक कक्षक का नाम दे रखा है 2p कक्षक और आपसे पूछा है इसके लिए n का मान क्या होगा और l का मान क्या होगा। तो ये मैंने पिछले कुछ क्वेश्चंस की जो टेस्ट सीरीज ली थी उसमें भी 2-3 क्वेश्चन डाले थे। सेम वही कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करना है आपको याद ये रखना है, जब भी आपको ऐसा कुछ नाम दे रखा हो कक्षक का तो उसमें दो चीजें लिखी हुई होगी। एक तो गणित का वैल्यू लिखा होगा, गणित का मान लिखा हुआ होगा, और एक कक्षक का नाम लिखा हो। कक्षक 4 ही होते हैं, S होगा, P होगा, D होगा या F होगा। उन चारों में से कोई एक अक्षर का नाम लिखा हुआ होगा और उसके जस्ट आगे गणित का नंबर लिखा हुआ होगा। तो देखिएगा यहाँ पे जो लिखा हुआ 2p कक्षक, इस 2p का मतलब क्या हो गया, कक्षक कौन सा हो गया, 2। n का मान कितना हो गया, 2। तो देखिएगा n के मान 2 के दो ऑप्शन अवेलेबल है आपके सामने, फर्स्ट और सेकंड। लेकिन आप याद रखिएगा S, P, D और F, इन चारों के लिए L के जो मान होते हैं वो फिक्स होते हैं। वो मान फिक्स कौन कौन से होते हैं, S के लिए होता है हमेशा 0,
P के लिए हमेशा होता है 1, D के लिए हमेशा होता है 2 और F के लिए हमेशा होता है 3। तो जैसे ही आपने यहाँ पे देखा कि कक्षक कौन सा लिखा हुआ है P, तो P के लिए आपको ध्यान है मान कितना होता है L का 1। ऐसा एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, वो ऑप्शन है सेकंड। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड। 2p कक्षक के लिए n का मान होगा 2 और l का मान होगा 1। ये बात समझ में आई आपको? आगे चलते हैं। एल्यूमिनियम, आपसे पूछा गया है एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो अगर आपको आवर्त सारणी के तत्वों के परमाणु क्रमांक नाम ध्यान हो तो एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 13 होता है। 13 के जब हम डिवाइड करते हैं तो आप जानते हैं कि फर्स्ट कक्षक के अंदर जो फर्स्ट शेल होती है उसमें आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम। सेकंड के अंदर आते हैं 2 और 6, टोटल मिला के हो गए 8। तो 2 और 8 कितने हो गए? 10। और आपने बताया एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13। तो 13 में से 10 तो 2 भर गए, एक 2 हो गया, एक 8 हो गया, अब कितने बचे? 3। इस कारण से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो सही होगा 2, 8, 3। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, फिर 8 और लास्ट में 3। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा आप, सेम ये वही क्वेश्चन है, परमाणु की क्वांटम संख्याओं के आधार पर आप किस तरह से नाम बता सकते हो। देखिएगा विकल्प क्या दे रखा है, n का मान 3 दे रखा हो, l का मान 1 दे रखा है और m का मान 0 दे रखा है। और आपसे पूछा गया है ये तीनों क्वांटम संख्या अगर लिखी हुई हैं तो ये कक्षक कौन सा होगा। तो देखिए आपको मैंने अभी बताया था जो गणित का मान होता है वो सबसे पहले लिखना है आपको। तो सबसे पहले आपने क्या दे रखा है, n का मान 3, तो ये कक्षक का n का मान कितना हो गया? 3। उसके बाद में अभी आपको 4 नाम बताए थे। s के लिए l का मान 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, f के लिए 3 होता है। और यहाँ पे आपको l का मान दे रखा है 1, जो किसका होता है? p का। तो इसका कक्षक कौन सा हो जाएगा? 3p। और 3p का एक ही ऑप्शन अवेलेबल है आपके सामने, 3p कक्षक। इस कारण से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 3p कक्षक। थर्ड वाला इसका आंसर होगा। क्लियर? आगे देखते हैं। n कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। जब आप शेल की बात करते हो, कोश की बात करते हो, तो वो कोश इस तरह से होते हैं, ये नाभिक होता है, यहाँ से जब आप चलते हो इस तरह से कोश बने हुए होते हैं, ये इस तरह से कोश है। और इन कोश को नाम कैपिटल में दिया गया था K, L, M और N। और आपसे यहाँ पे पूछा n कक्ष, तो आपको यह चीज पता होगी, इस K के अंदर केवल S उपस्थित होता है, इसमें S और P दोनों होते हैं, M के अंदर S, P और D तीनों, और N के अंदर जब हम बात करते हैं तो S, P, D, F चारों उपस्थित होते हैं। और ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि S के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2। P के अंदर पूछे तो कितने आते हैं? 6। D के अंदर पूछे तो कितने आते हैं? 10। और F के अंदर पूछे तो कितने आते हैं? 14। और आपको जब n पूछा है तो n का मतलब कौन सा कोश हो गया? 4 वाला। इस 4 वाले के अंदर S, P, D, F चारों उपस्थित है, तो चारों में मिलाकर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके बारे में आपको बताना था। तो आपको क्या करना था? इन चारों को जोड़ना था। किस तरह से? S के 2, P के 6, D के 10 और F के 14। इन चारों को जब आप जोड़ते हो तो आपके सामने इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। 14 और 10 24 और 6 30 और 2 32, 32। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर होगा 32। K, L, M, N शेल की बात हो रही है। N शेल के अंदर चारों कक्षक उपस्थित होते हैं, S, P, D और F। तो कुल मिला के इन सबका इलेक्ट्रॉन पूछा था आपको, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 32। आगे देखिएगा, नाइट्रोजन अणु में कुल कितने पाई बंध उपस्थित होते हैं। नाइट्रोजन के अगर आपको बंध की बात करें N2, नाइट्रोजन अणु का मतलब होता है N2। N2 का मतलब 2 नाइट्रोजनों के मध्य बंध बनेंगे। तो देखिएगा नाइट्रोजन ये 2 हैं,
और अगर आपको थोड़ा ध्यान है कि संयोजकता किसकी कितनी होती है, तो आपको पता होगा नाइट्रोजन की कुल संयोजकता होती है 3। इस कारण से नाइट्रोजन कुल बंध कितने बनाता है? 3 बंध बनाता है। अब चूंकि इसमें दोनों ही नाइट्रोजन है तो दोनों आपस में ही बंध बनाएंगे, तो बंध कितने होंगे? 3 बंध होंगे। क्वेश्चन ये पूछा गया है, कुल बंध नहीं पूछे हैं, क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे कि नाइट्रोजन में कुल पाई बंध कितने हैं। तो आप मित्रों, आप एक चीज याद रखिएगा, जब भी दो तत्वों के मध्य बंध बनता है तो जो फर्स्ट बंध बनता है वो बंध को हमेशा सिग्मा बंध कहा जाता है, और उसके बाद उन दो तत्वों में जितने भी बंध बनेंगे उन सबको क्या कहा जाएगा? पाई बंध। तो इस कारण से अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इन सब में फर्स्ट बंध जो बना वो तो क्या बना? सिग्मा। उसके बाद में जो दो बंध और बने उन दो बंध को क्या नाम दिया जाएगा? पाई बंध कहा जाएगा। इस कारण से अगर आपसे पूछे कि नाइट्रोजन अणु में कितने पाई बंध हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। नाइट्रोजन अणु में एक सिग्मा बंध होता है और 2 पाई बंध उपस्थित होते हैं। आगे देखिएगा, एल्कोहल। एल्कोहल पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, वो लिखा हुआ है एल्कोहल का उच्च क्वथनांक जो होता है उसका कारण क्या है। फॉर एग्जांपल हम एल्कोहल का सामान्य फॉर्मूला देखें, ROH। ये एल्कोहल का सामान्य फॉर्मूला है। अब क्या होता है, इसके अंदर एल्कोहल के जो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं उसमें एक बंध तो बन रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, OH को। उस समय क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन एक बंध बनाता है इस दूसरे ऑक्सीजन के साथ में। विद्युत ऋणता के कंसेप्ट के आधार पर क्वेश्चन बना हुआ है। इस कारण से क्या होता है, इस H का आगे से बंध किसमें बन जाता है? हर उस ऑक्सीजन से जो आगे उस एल्कोहल के अंदर उपस्थित हैं। ये जो डॉट 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 करके बंध बना रहा है, ये बंध अलग से एक बंध का नाम है जो सबसे दुर्बल बंध तो होता है लेकिन बंध है, उस बंध को कहा जाता है हाइड्रोजन बंध। इस कारण से इस बंध को तोड़ने के लिए भी आपको अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण से एल्कोहलों का क्वथनांक क्या हो जाता है? सामान्य से थोड़ा सा उच्च हो जाता है। तो आपके सामने क्वेश्चन जो लिखा हुआ था कि एल्कोहल के उच्च क्वथनांक का कारण क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन बंध। आगे देखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। प्रकाश विद्युत सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में कौन सी किसका उपयोग करते हैं? विकल्प दे रखे हैं आपको, फेरस, कैल्शियम, क्रोमियम और सोडियम। बेसिकली इसको कैल्शियम मत मानिएगा, इसको आप मानिएगा सीजियम। क्या मानिएगा? सीजियम। प्रकाश विद्युत सेल के अंदर नॉर्मली हम जिस तत्व का यूज करते हैं उस तत्व का नाम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, उसको कहा जाता है सीजियम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्रकाश विद्युत सेल में आंसर जो होगा वो होगा सीजियम। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कार्बन। कार्बन में कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। जब आप इन 6 इलेक्ट्रॉनों को भरते हो तो सबसे पहले आप 1s2 में भरोगे, फिर आप 2s2 में भरोगे, उसके बाद आप 2p में जाओगे। तो 1s2 के ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 के ये 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 4। और कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, मतलब उसमें 6 प्रोटॉन होंगे और 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉनों में से 4 तो आपने भर दिए, अब आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, वो जाएंगे p के अंदर। तो इस तरह से जाएंगे हुंड के अनुसार, एक यहाँ आएगा एक यहाँ आएगा। और आपको पूछा है कार्बन में कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ये तो युग्मित हो गया, ये भी युग्मित हो गया। अयुग्मित के 2 ही तो एग्जाम्पल हैं, एक ये वाला एक ये वाला। इस कारण से कार्बन के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूछें तो आपका आंसर होगा ये वाला। ठीक है, कार्बन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2। इसी के आगे नाइट्रोजन होता है, उसमें कितने होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? तो उसका आंसर होगा 3। आगे चलते हैं, कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में आप एक रिएक्शन पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं बहुलीकरण। बहुलीकरण का मतलब होता है एक से अधिक अणुओं का आपस में योग होकर नए तत्व का निर्माण करना, इसको बोलते हैं बहुलीकरण। आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया एसिटिलीन। एसिटिलीन का बेसिकली जो फॉर्मूला होता है, इसको एथाइन भी कहा जाता है, ये है ये एथाइन। क्वेश्चन ये पूछा है कि इस एथाइन का बहुलीकरण होने पर
किसका निर्माण होता है? तो मित्रों याद रखिएगा, इसमें बहुलीकरण में 3 अणु काम आते हैं, एथाइन के या एसिटिलीन के 3 अणु काम आते हैं। 3 अणु काम आते हैं, तो 3 अणु जब मिलके बंद बना के पूरा एक तत्व बनाते हैं, तो उसमें कार्बन कितने हो गए? 6। हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। तो इस कारण से जो एक फॉर्मूला बनता है, उस फॉर्मूले को ये कहते हैं C6H6, और इसका आंसर है बेंजीन। क्योंकि एसिटिलीन के इस एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है, ऐसे 3 अणु लिए तो कुल कार्बन भी 6 हो गए, कुल हाइड्रोजन भी 6 हो गए। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? बेंजीन। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बेंजीन पे आया है। बेंजीन में दूसरे कार्बन की संकरित अवस्था, बेंजीन में कुल कार्बन कितने होते हैं? 6। और अगर आप बेंजीन का संरचना देखें तो वो इस तरह से होता है, ये बेंजीन की संरचना है। इस बेंजीन में कुल 6 कार्बन होते हैं, हर इस एंगल के ऊपर कार्बन है, ये सब जगह कार्बन है। और आपको पूछा है अगर आप नंबरिंग दो रेंडमली, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, 3, 4, 5 और 6, आपसे पूछा है बेंजीन में दूसरे कार्बन की संकरित अवस्था क्या होगी? मित्रों याद रखिएगा, बेंजीन का हर कार्बन एक दूसरे के समान होता है। बेंजीन में जो संकरण एक कार्बन का है वही संकरण सारे कार्बन का होगा। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि बेंजीन में क्या संकरण होगा, तो आपका आंसर क्या होगा? sp2, sp, sp3 या sp3d3। तो बेंजीन के हर कार्बन की संकरित अवस्था हमेशा sp2 होती है। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? sp2। आगे देखते हैं। अदिशात्मक कक्षक, कक्षक 4 तरह के होते हैं, S, P, D और F। आपसे पूछा है ऐसा कौन सा कक्षक है इन चारों में से जिसकी दिशा बताना संभव नहीं है? आपको इनका संरचना बता दूं, S होता है गोलाकार, P होता है डम्बलाकार, D होता है डीडम्बलाकार और F होता है कॉम्प्लेक्स। लेकिन आप याद रखिएगा, जिसकी दिशा नहीं होती है वो कक्षक कौन सा होता है? गोलाकार। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? S। अदिशात्मक कक्षक पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा S। आगे चलते हैं। कॉइन मेटल, सिक्का धातु, निम्न में से सिक्का धातु किसे कहा जाता है? ये डी ब्लॉक की बात है। डी ब्लॉक में जब आप विन्यास में जब जाते हो तो एक ग्रुप आपको मिलता है, वो ग्रुप यहाँ उसमें फर्स्ट मेंबर होता है कॉपर, उसके जस्ट नीचे लिखा होता है Ag और उसके भी जस्ट नीचे लिखा होता है एवरम। ये ग्रुप जब आप डी ब्लॉक में चलते हो तो यहाँ पे जो आता है जस्ट जिंक के पहले कॉपर, कॉपर के जस्ट नीचे लिखा हुआ है अर्जेंटम सिल्वर, उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ ओरम गोल्ड। तो अगर आपसे पूछें कि सिक्का धातु कौन है, तो सिक्का धातु के 3 ही उदाहरण है, कॉपर, Ag, Au। कॉपर को बोलते हैं कॉपर, Ag को बोलते हैं अर्जेंटम और Au को बोलते हैं ओरम। कॉमन लैंग्वेज में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो सिक्के हमेशा इन 3 धातुओं के बने हुए होते हैं। इसी कारण से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा इन तीनों में से होगा। और आपके सामने ऑप्शन में एक ही दे रखा है Ag। Ag का मतलब होता है अर्जेंटम। इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? अर्जेंटम। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, इन तीनों को मिला के एक ही नाम बोला जाता है ग्रुप के रूप में, कॉइन मेटल, सिक्का धातु। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा Ag। आगे देखिएगा। पाई बंध की हमने अभी बात करी थी कि पाई बंध का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है। देखिए मित्रों, अतिव्यापन 2 तरह के होते हैं। एक अतिव्यापन होता है समअक्षीय, एक अतिव्यापन होता है समपार्श्विक। तो आपसे पूछा गया है कि पाई बंध का निर्माण कैसा होता है, किस तरह से होता है। तो देखिएगा, समअक्षीय जब वर्ड लिखा हुआ आ जाए तो याद रखिएगा, समअक्षीय से नॉर्मली निर्माण किस बंध का होता है? सिग्मा बंध का होता है, जो एकल बंध होता है। समअक्षीय व्यापन होता है, एक समपार्श्विक अतिव्यापन होता है। तो आपको पूछा गया कि पाई बंध का निर्माण किससे होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मित्रों समपार्श्विक कोलेटरल, और समअक्षीय को बोलते हैं कोएक्सियल। तो आपको ये पूछा है कि पाई बंध का निर्माण किससे हुआ, तो आपका आंसर होगा समपार्श्विक। तो मित्रों,
इस तरह के क्वेश्चन की सीरीज आपको रेगुलर मिलती रहेगी केमिस्ट्री में, क्योंकि एग्जाम टाइम आपका आने वाला है। जेट का एग्जाम 14 मई को है, तो लास्ट में आपको क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसी तरह के क्वेश्चन की सीरीज आपको मिलती रहेगी इसी आपके अपने चैनल पर, ABC एग्रो क्लासेस पर। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आगे वाले जो भी वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।